नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय कार्यपालिका के ऊपर। तो केंद्रीय कार्यपालिका, तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय कार्यपालिका। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन इसके अंग होंगे, तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा। तो केंद्रीय कार्यपालिका जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी, सेंट्रल एजुकेटिव, जो हम कहेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, और इसे केंद्रीय कार्यपालिका भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति आएगा, भारत का उपराष्ट्रपति आएगा, और हमारी मंत्रिपरिषद आएगी, और क्या आएगा हमारा महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी जो है वो भी आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, क्या होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी, ठीक है मित्रों। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल होंगी, हमारे केंद्रीय कार्यपालिका में। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कार्यपालिका का आशय क्या होता है। यदि कार्यपालिका में से हम, कार्यपालिका भी क्या होती है, एक सरकार का भाग होती है, अंग होती है। यदि हम सरकार के इन सरकार की जो जैसे सरकार के क्या काम होते हैं, विधियां बनाना, उन्हें लागू करना, अगर उनमें कोई ऐसा कमी हो जाती है या उन्हें लागू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ असंवैधानिक होता है, अलोकतांत्रिक होता है, तो ऐसे में क्या होता है, न्यायपालिका उसकी संरक्षक भी होती है, मतलब देखभाल भी करती है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो दोस्तों में ऐसे में क्या होता है कि मुख्यतः सरकार के तीन ही काम होते हैं, न्याय दिलाना, विधि कानून बनाना जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य हो सके, और क्या होता है, लागू कराना। तो यदि हम विधि बनाना और इनको न्याय दिलाना, मतलब न्यायिक कार्य और विधायन का काम, दोनों को हटा दें सरकार में से, तो जो शेष जो बचेगा वो क्या होगा, कार्यपालिका का काम होगा, चाहे वो स्थित मतलब राज्यों के स्तर पर हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो। तो केंद्रीय स्तर पर जो होगा वो केंद्रीय कार्यपालिका कहलाएगा, इसी प्रकार से जो राज्यों में होगा राज्य कार्यपालिका कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो मैं क्या है कि एक कंसेप्ट टॉक के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ कि हम एक कंसेप्ट, मतलब एक अवधारणा विकसित कर लें कि आखिरकार हमें क्या करना, हम रट्टिफिकेशन नहीं करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, समझने पर फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या होगा, एक जैसे कि हमने देखा कि इसका क्या होगा कि हमारा सबसे पहले केस में कौन होगा, इसमें कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो कार्यपालिका के जो शीर्षस्थ जो अधिकारी होगा वो क्या होगा, हमारा राष्ट्रपति कहलाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, ठीक है, चुनाव के द्वारा, ठीक है। तो भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, और वो क्या होगा, मतलब कार्यपालिका के शीर्ष पर होगा, ठीक है, मतलब जो भी हमारी केंद्रीय कार्यपालिका है उसके शीर्ष पर बैठेगा, ठीक है। और जो हमारा भारत सरकार का गजट पत्र होता है, गजट पत्र जब जारी किया जाएगा तो उसका जो नाम होगा वो सबसे टॉप पर होगा, ठीक है, उसके पास कुछ शक्तियां भी होंगी, ठीक है। तो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि हमारे यहाँ भारत एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो क्या होगा, हमारे कार्यपालिका के शीर्ष पर होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल कंसिडर्ड हु शैल टॉप ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये क्या होगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति होगा और एक कार्यपालिका क्या होगा, शीर्ष पर होगा। तो ये क्या था हमारा राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 52 के तहत ये बात कही गई है। इसी प्रकार अगर हम देखें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि वो अपनी कार्यपालिका जिम्मेदारियों का निर्वहन क्या करता है, अपने द्वारा स्वयं करेगा या फिर अपने द्वारा अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके द्वारा करवाएगा, ठीक है, सबऑर्डिनेट जो होंगे उनके द्वारा करवाएगा। तो ये क्या है, आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में
कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का निर्वहन या तो खुद करेगा या अपने जो मंत्रिपरिषद होगी उसके द्वारा कराएगा, मतलब अपने जो नीचे जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा कराएगा। तो आर्टिकल 53 का ये कहता है। इसी प्रकार आर्टिकल 53 को एक बात और है कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 74। तो 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और उसी मंत्रिपरिषद के गठन मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो अपनी जो कार्यपालिका जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको निर्वहन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आर्टिकल 53 को हम आर्टिकल 74 के तहत मतलब इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाती है। 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का स्वयं करेगा, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा कराएगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक हमारी जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें जो प्रधानमंत्री जो के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसी मंत्रिपरिषद के तहत राष्ट्रपति उसी की सलाह पर कार्य करेगा। अच्छा, इसके बारे में आपको एक दिलचस्प चीज़ मैं ये बताऊं कि इससे पहले क्या था कि 1978 से पहले हमारा राष्ट्रपति क्या था, उसकी जो अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह दे रही है तो उसके लिए मानने को बाध्य है या नहीं हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन 1978 के बाद ये हो गया था, ठीक है। इससे पहले 2 केस आए थे, शंकर चवाया और शंकर सिंह। तो ये जो केस आए थे इनमें क्या था, इन मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था। फिर UN वर्सेस इंदिरा गांधी जो केस था, जो भारत संघ का केस था, तो उसके माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। यदि मंत्रिपरिषद एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को नकार देता है, यदि मंत्रिपरिषद पुनः उसी जो मतलब जो परामर्श भेजा है, जो भी संकल्प भेजा है, जो भी कुछ किया हो मंत्रिपरिषद ने, दोबारा वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे क्या होता है हमारा राष्ट्रपति का। ठीक है, और इसी प्रकार आर्टिकल 54 क्या कहता है और आर्टिकल 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और इसमें निर्वाचक गण कैसे होगा, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 54 कहता है उसका निर्वाचक गण, निर्वाचक मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, इलेक्टोरल मतलब निर्वाचक गण हिंदी में कहें तो, कि जैसे कि तुमने देखा होगा कि हमारे दोनों सदनों के चाहे वो राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं निर्वाचित सदस्य कह रहा हूँ, इसका अर्थ है कि निर्वाचित सदस्य और क्या होते हैं, जैसे कि लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड होते हैं मतलब मनोनीत, और राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12। तो इनको ना लिया जाता, मतलब इनको लिया नहीं जाता है किसमें, जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा राज्य विधानमंडल के जो दोनों जहाँ भी मतलब राज्य विधानमंडल हो और विधान परिषद हो, तो दोनों के सदस्यों को उनको भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा तो इसमें भी नॉमिनेट को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और आर्टिकल 54 में इस चीज़ को कहा गया है कि कैसा हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 55 क्या कहता है कि उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो प्रक्रिया उसमें 2 चीज़ों को बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, प्रोपोर्शनल टू मतलब प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समानुपातिक पद्धति के द्वारा होगा। ठीक है, इसी प्रकार और क्या कहा है कि सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, सिंगल TVS T फॉर STVS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, TSTVS, S फॉर सिंगल, T फॉर मतलब संक्रमण ट्रांसफरेबल, और V फॉर वोटिंग, S फॉर सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम मतलब एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। और एक क्या बताया था मैंने, समानुपातिक मतलब समानुपातिक जो प्रणाली है। तो इन दोनों के तहत ये दोनों चीज़ों को बताया गया है हमारा आर्टिकल किसमें 55 में। तो इसके द्वारा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। इसका निर्वाचन का समानुपातिक निर्वाचन का मतलब ये होगा दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें को देखना होता है कि जैसे कि हमारा यहाँ क्या होगा कि जो विधानमंडल के जो सदस्य जाएंगे, तो उनके जो सदस्य होंगे उनको
हर स्टेट की जनसंख्या के अनुपात में लिया जाएगा, और जनसंख्या जो लेंगे वो 1971 की जनगणना के अनुसार लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे विधायक गण होंगे वो वर्तमान के अनुसार लिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा समझाने का मोटो ये है कि जो समानुपात प्रणाली है उसमें जनसंख्या का अनुपात ही लिया जाएगा। उनकी मतलब जो भी मतलब मतमूल्य में रखा जाएगा, मतलब विधायक का मतमूल्य निकाला जाएगा तो वो जनसंख्या के अनुपात में निकाला जाएगा। तो ऐसे ही हम पूरे राज्यों को उसी समानुपात में सारे राज्यों को इकट्ठा कर लेंगे उनका वोट, और फिर हम देखेंगे जो संसद की जो दोनों सदन की जो हैं, हम कहेंगे जो विधायक हैं उनके मतमूल्य निकाल के उनको जनसंख्या के अनुपात में वो देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे राज्यों की जो विधायक होंगे उनका मतमूल्य और दोनों सदनों का मतमूल्य दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे समानुपात हो गया। समानुपात इसी को बोलते हैं समानुपातिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आ गया होगा समझ में आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ये बनेगा क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। और तो इसमें 55 और 54 55 दोनों ध्यान रखना आप। और आपको पता होगा कि आर्टिकल 71 ये कहता है यदि कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये निष्पक्षता नहीं रही है, तो राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद, राष्ट्रपति का जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हमारा आर्टिकल 51 के तहत कोई भी दया याचिका दायर करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करवा सकेंगे। कब? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण रूप से घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 51। इसी प्रकार से तुमने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो चुनाव कराने का जो 52 वाला एक्ट है उसके तहत भी अगर कुछ विवाद हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अधिनियम 1952 है उसके तहत भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में क्या होता है। उमन कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, विधायन शक्ति, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, इस प्रकार से तो कई प्रकार से हम बांट सकते हैं। लेकिन हम राष्ट्रपति को क्या देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को मैंने बताया 53 के साथ जो शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति 71 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, जो लोकसभा का नेता होगा उसके मतलब जो लोकसभा का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, तो ये उसके पास शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति। अगर जैसे कि तुमने एक वो विवाद सुना होगा, जैसे कि मान लो लोकसभा का चुनाव होता है और चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को स्वाभाविक शक्ति है कि वो किसे आमंत्रित करेगा कि मतलब किसे आमंत्रित करेगा कि आप लोकसभा में बहुमत साबित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार स्वाभाविक ये शक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार से वो क्या है कि मैंने एक ये बताई थी आपके लिए कि राष्ट्रपति अगर किसी मंत्रिपरिषद की सलाह देता है तो उसे अस्वीकार कर सकता है। कब? एक बार, दूसरी बार करेंगे तो नहीं कर सकता है। तो ये भी तो हुई उसकी शक्ति। एक वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति आपको पता ही होगा, आर्टिकल 111 कहता है। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की एक शक्ति अध्यादेश जारी करने की होती है, आर्टिकल 123 के तहत, 123 के तहत। तो इसमें क्या होता है, अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 माह और 6 सप्ताह तक होता है। 6 माह 6 सप्ताह तक वो लागू हो सकता है, मतलब दो। और जैसे कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, वो 17 अवसान कर सकता है, 17 को मतलब बुलाएगा, समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है, ठीक है, तो वो संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। तो इस प्रकार की उसके पास शक्तियाँ होती हैं। और आपको पता होगा कि हमारा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है हमारा राष्ट्रपति, तो ये उसकी शक्ति है। तो इस प्रकार से उसकी बहुत सारी शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा राष्ट्रपति क्या वास्तविक प्रमुख होगा या केवल संवैधानिक प्रमुख होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा समझना होगा कि हमारा राष्ट्रपति क्या होगा। हमारा राष्ट्रपति कैसा होगा, वास्तविक प्रमुख ना होकर मतलब वो संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख भी दो प्रकार के होते हैं, एक सांकेतिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक भी प्रमुख होता है। तो सांकेतिक प्रमुख मतलब ये होता है जैसे कि वो सिर्फ सेरेमनी, जैसे कि कोई आयोजन करा रहा है, कोई मतलब आयोजन करना है, ठीक है, तो उसमें उसका सिर्फ सांकेतिक के रूप में लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं सांकेतिक प्रमुख। लेकिन संवैधानिक प्रमुख के पास क्या होती है, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं।
नाम मात्र की शक्तियों का मतलब अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ, जैसे कि आर्टिकल 85 देख लो आप, धन विधेयक के संदर्भ में देख लो, वित्त विधेयक के संदर्भ में देख लो, इसके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, विधान शक्ति भी इसके पास होती है, इसलिए नाम मात्र की शक्तियाँ बोलते हैं इन्हें। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ कैसा मतलब है, संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या है। तो राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख में क्या होगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, सांकेतिक प्रमुख तो होगा, साथ ही साथ वो नाम मात्र का भी प्रमुख, मतलब कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा, लेकिन उसके पास शक्तियाँ क्या होंगी, नाम मात्र की होंगी, तो थोड़ी बहुत होंगी। ठीक है, वास्तविक शक्तियाँ तो आपको पता ही है कि मंत्रिपरिषद के जो नेता होता है या फिर बहुमत दल का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री, उसके पास होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हमारी क्या, राष्ट्रपति से संबंधित। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति भी हमारा आर्टिकल 63 कहता है हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो कि लोकसभा का उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें जो होगा कि उसमें राज्यों का विधानमंडल, राज्यों के जो विधानमंडल के सदस्य होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और राष्ट्रपति में हम बताएं कि उसमें राष्ट्रपति को पद मुक्त भी किया जा सकता है, किस आधार पर, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप दे, या फिर वो अतिक्रमण कर दे। मतलब संविधान का अतिक्रमण का मतलब आशय ये है कि वो संविधान का उल्लंघन कर दे, तो ऐसे में क्या होगा, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, जो कि आर्टिकल 61 कहता है। और किस बहुमत के द्वारा, वास्तविक बहुमत। वास्तविक बहुमत क्या होती है, मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वास्तविक बहुमत क्या होता है, 50%, इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है उसका 50% जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा राष्ट्रपति को अच्छे से, सारी चीज़ों को। तो आप मेरे लेक्चर को 2 बार सुनिए तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको ये रेफरेंस बुक्स पढ़ लीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत है, डी बसु है, तो और भी क्लियर सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे तो उसमें हम कल में और अगले टॉपिक जो केंद्रीय कार्यपालिका के जो भाग हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।